नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि लगातार एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, एएसआई की डेट्स ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर थी और अब एसआई की भी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। साथ में फायरमैन का एग्ज़ाम, ऐसे लगातार कई एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है लोगों को समसामयिक घटनाओं की, जो आपको रेगुलर बेस पे नहीं मिल पा रही हैं। इसी के समाधान के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज से डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस दी जाएंगी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये क्लासेस आपको डेली बेस पे मिलते रहे। जहां पर गैप आएगा उस दिन 1 से 2 दिन की क्लासेस मैं एक साथ कवर कर लूंगा। जैसे संडे कई बार यहाँ पर क्लासेस नहीं हो पाती हैं, तो उस कंडीशन में 2 दिन की समसामयिकी को हम एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। पर डेली आपको ये समसामयिकी मिलने वाली है। अगर आपको इस कंपाइलेशन चाहिए इस समसामयिकी का, तो मंथ के एंड में 1 तारीख से सारी बुक शॉप में हमारी करंट अफेयर्स की बुक मंथली अवेलेबल रहेंगी। वहां पर आपको जो मैंने मंथ भर में पढ़ाया होगा वो सारे मटेरियल आपको प्रिंट फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। और बहुत जल्दी आपके सामने 6 महीने का करंट अफेयर्स लेकर भी मैं आऊँगा और इसकी क्वालिटी आप यहाँ से देख ही पाएंगे कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं, आपकी सेल्फ मेहनत है, आप इसको नोट डाउन करेंगे तो वो भी एक नोट्स बन जाएगा। और अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं, केवल पढ़ रहे हैं, तो मंथ एंड में आपको इसके नोट्स बने बनाए मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज के समसामयिकी की शुरुआत करते हैं। आज 13 तारीख की समसामयिकी के साथ हम घटनाओं को देखेंगे। 13 मई 2026 की समसामयिकी है। क्या क्या घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है देखते हैं। पहली घटना है नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 ये आयोजित किया गया था 3 जून 2026 को। इसका आयोजन स्थल था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके विजेता कौन रहे, तो इसका विजेता कर्नाटक रहा, जिसको सर्वाधिक 6 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता यदि देखें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों को 6, कर्नाटक को 6 पुरस्कार, आंध्र प्रदेश को 5 और उड़ीसा को 5 पुरस्कार दिए गए हैं। विशेष उपलब्धि याद रखिएगा, मिजोरम के कावरथा नॉर्थ गांव को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा मिजोरम के कावरथा नॉर्थ गांव को यह पुरस्कार दिया गया है। क्या होता है पुरस्कार राशि इसमें, तो विजेताओं को 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक की राशि प्रदान की जाती है। थीम क्या था, तो ये पुरस्कार गरीबी मुक्त, स्वस्थ, स्वच्छ, आत्मनिर्भर और महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। आगे देखें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो पंचायतों के बेहतर प्रदर्शन करने और ग्रामीण विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करना था। श्रेणियां क्या क्या थी, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत जिसमें सतत विकास पुरस्कार दिया गया, नानाजी देशमुख जिसमें सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया। सम्मान की घोषणा जो है पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है, जिसमें 17 राज्य की 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया। आप कई लोगों का समस्या ये भी रहता है कि सर इतना सारा आप बता रहे हो, तो इसमें से हमारे काम का क्या चीज़ है। तो देखिए, जब वनडे एग्जाम होता है तो इतनी डिटेल आपको नहीं पढ़नी पड़ती। वहाँ पर आपको जनरली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किस तिथि को इसका आयोजन हुआ ये याद रखिएगा, किस तिथि को आयोजन होने वाला है ये याद रखिएगा, आयोजन स्थल कहाँ पर होगा, तो नई दिल्ली होगा। तो दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है कि डेट कब आयोजित किया जाना है और कहाँ पर आयोजित किया जाना है और इसमें विजेता कौन कौन होने वाले हैं। तो सम्मान दिया जाएगा 3 जून को, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है। तो कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान पर है और एक गांव का नाम याद रखिएगा। ये 2 चीजें हमको याद रह गई तो हमारा काम बन जाएगा। बाकी कई बार हमको मेंस के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो ये जो बुक निकलने वाली है ये सभी पर्सपेक्टिव से आपको सारे एग्जाम, चाहे वो प्री हो मेंस हो, सभी को क्लियर करेगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सारे एग्जाम इससे कवर हो जाएंगे। ये मेंस लेवल तक के एग्जाम को आपको कवर करेगी और ये हर महीने आने वाली है। तो अब आपको इस समस्या से भी समाधान मिल जाएगा कि हर महीने मेरे पास पढ़ने के लिए कोई मंथली बुक नहीं रहती, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ तीनों समसामयिकी को कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में बीच बीच में मैं आपको इकोनॉमी सर्वे की क्लासेस भी देता रहूँगा ताकि आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो इसी प्लेटफॉर्म से हो जाए
और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में परेशानी आ रही है और पर्टिकुलर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं, तो मैं आपको उस टीचर से, उस सब्जेक्ट के टीचर से भी क्लासेस दिलवाने की कोशिश करूंगा इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करके रख लें। आगे देखिएगा, अगला हमारे पास समसामयिक घटना है एशिया सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2026। इसकी आयोजन तिथि है 9 से 17 मई 2026 को होने वाला है। कहां पर होने वाला है? तो गांधीनगर गुजरात में ये आयोजित होगा। स्थल महात्मा गांधी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होने वाला है। इसके आयोजक कौन है? तो एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित की जाने वाली है। इसमें लगभग 28 देशों के 170 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है। इसका महत्व क्या है? यह प्रतियोगिता एशिया की प्रमुख वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा है तथा 2026 कॉमनवेल्थ गेम क्वालिफिकेशन के लिए भी जुड़ी हुई मानी जा रही है। यहीं से कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्लासीफाई किए जाएंगे और क्वालिफाई करने वाले जो प्लेयर्स होंगे उनको यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा। याद रखिएगा कब से कब तक हो रही है? 9 से 17 मई। कहाँ पर हो रही? गांधीनगर गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में। तो ये इसमें विशेष क्या है? 2026 एशियाई सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की कोमल कोहरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीतकर खाता खोल लिया है। तो याद रखिएगा ये कौन है? कोमल कोहर। और किस विधा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, वेट लिफ्टिंग करती हैं। तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि कोमल कोहर का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग से। और ये कहाँ पर जीती हैं? तो एशियाई सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट घटना देखते हैं। अगला याद रखिएगा, सोमनाथ जो मंदिर है इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। सोमनाथ मंदिर जो है विरासत के 75 साल पूरे हो गए हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है। इसके बाद इस महोत्सव के अंत में एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण ने मंदिर के ऊपर एयर शो दिखाया जिसमें कई जेट्स ने फ्लाई पास्ट किया और हैरत अंगेज कारनामे दिखाए हैं। तो याद रखिएगा कितने साल पूरे हो गए हैं? तो याद रखिएगा 75 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए अमृत वर्ष मनाया जा रहा है इस साल। क्या इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे कई बार आक्रमणों में नष्ट किया गया, विशेषकर मोहम्मद गजनवी जो था वो आक्रमण करता था और इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था इस मंदिर पर। आधुनिक पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में हुआ है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जो है 1951 में पूरा हुआ और इसी पुनर्निर्माण और 75 साल के संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं? ये उत्सव मना रहे हैं। इसका पुनः उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था 2026 में। इसके लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने का काल माना जा रहा है। सांस्कृतिक विरासत के रूप में चर्चा ये जो प्रमुखता से इसकी चर्चा की जा रही है। और प्रमुख योगदान क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण की पहल की। निर्माण नागर शैली में किया गया। यह भारत की एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जा रहा है। इसका धार्मिक महत्व भी देख लेते हैं कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे चंद्रदेव द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग माना जाता है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण इसका धार्मिक और प्राकृतिक महत्व दोनों है। और अगर अन्य महत्व देखें तो यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। भारतीय पर्यटन और मेमोरी ऑफ इंडिया थीम में अक्सर इसका उल्लेख होता है। राष्ट्रीय एकता और पुनर्निर्माण की प्रेरक धरोहर माना जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि किस मंदिर के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है, समुद्र के तट पर है। और इसके 75 साल कब से माने जा रहे हैं? जब इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, ना कि जब ये बना था। ठीक है, महमूद गजनवी का काल मत ले लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। ये योजना का नाम है सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? शेरनी बहादुर महिला, तमिल भाषा का ये शब्द है। इसकी घोषणा 11 मई 2026 को की गई। जो राज्य तमिलनाडु है वहां पर ये योजना लाई जा रही है जिसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम करना। इससे सीधे मुख्यमंत्री के, ये जो टास्क फोर्स है वो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन में कार्य करेगी। और इसके पहले चरण में कुल 36 पद को स्वीकृत किया गया है। मुख्य तैनाती स्थल कहाँ कहाँ पर लोगों को तैनात किया जाएगा? तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलेज और सार्वजनिक स्थान, जहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बदसलूकी, छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर ये टास्क फोर्स काम करेगी। यह
बल महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने हेतु बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि कौन से स्टेट में बनाया गया है, तो तमिलनाडु में बनाया गया। नाम क्या है, तो सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स, STF कहा जा रहा है इसको शॉर्ट फॉर्म में। अगला याद रखिएगा कुलजीत कौर मरहास, ठीक है, यह एक भारतीय गृह वैज्ञानिक है। द मेट्रोटिकल सोसाइटी ऑफ फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और यह सम्मान उल्का पिंड, या जिसको आप मेट्रोराइट्स व सौर मंडल पर शोध हेतु इनको ये जो पुरस्कार है वो दिया गया, ये जो सम्मान है वो दिया जा रहा है, अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो याद रखिएगा कि इनका संबंध कहाँ से है, तो भारत से है, और पहली भारतीय महिला ये बनी है जो जिनका नाम क्या है, कुलजीत कौर मरहास। तो याद रखिएगा ये नाम। आगे देखते हैं। अगला जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, AI आधारित चैटबॉट जिसका नाम है सुसहायक, इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, तो लॉन्च की तिथि 11 मई 2026 थी। लॉन्च करता कौन है, तो जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये चैटबॉट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सुसहायक, जिसमें ये संबंधित किससे संबंधित पहल है, तो एक योजना है जिसका नाम है वन केस वन डेटा। तो किसी भी केस का डेटा एक जगह पर सार्वजनिक कर देना ताकि सभी उसका यूज कर पाएं। इसके लिए NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है वो दोनों काम कर रही हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो न्यायिक सेवाओं को डिजिटल व सरल बनाना, अदालतों की सेवाओं को अधिक सरल, तेज और डिजिटल बनाना, ताकि एक ही जगह पर सारे रिकॉर्ड को रखा जा सके और उससे काम आसान हो जाए। यह अलग अलग अदालतों के रिकॉर्डों को एक मंच पर लाकर केस की ट्रैकिंग आसान कर देता है कि उस कोर्ट ने क्या फैसला दिया, इस कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो कोर्ट से पूछने जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। इससे केस की स्थिति, अगली सुनवाई की तारीख और दस्तावेजों की जानकारी जल्दी मिलने लगेगी। यह न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा। यह पहल डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वन केस वन डेटा पहल है। इसी के साथ वन केस वन डेटा डिजिटल पहल की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, जिला और तहसील कोर्ट तक के रिकॉर्ड को एकीकृत किया जाएगा, जिससे केस ट्रैकिंग और डेटा सत्यापन आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कौन सी योजना है, वन केस वन डेटा, और इसके लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो सुसहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया। आगे देखिए, संजय वत्स्यायन के बारे में याद रखिएगा। संजय वत्स्यायन को पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की जगह लेंगे, जिन्हें नया चीफ नेवी चीफ बनाया गया है। पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह अरब सागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। संजय वत्स्यायन गनरी एवं मिसाइल सिस्टम वैज्ञानिक हैं तथा उन्हें एंटी विशिष्ट सेवा मेडल AVSM से सम्मानित किया जा चुका है। गनरी एवं मिसाइल सिस्टम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। भारत की नगरी या तोपखाने एवं मिसाइल सिस्टम रक्षा, आधुनिक तकनीक और स्वदेशीकरण के मामले में दुनिया की अग्रणी ताकतों में से एक है। DRDO द्वारा विकसित ये प्रणालियां जमीन, हवाई और समुद्री तीनों मोर्चों पर दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम है। तो याद रखिएगा कि वात्स्यायन जी को कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय मुंबई में इनको पदस्थ किया गया है। अगली इंटरनेशनल न्यूज़ है जहां पर बताया गया कि पीटर हेंग्यार जो हंगरी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं 9 मई 2026 को। ये ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। 12 अप्रैल 2026 को वे संसदीय चुनाव में पीटर मैग्यार की टिस्जा ये इनकी पार्टी का नाम है, टिस्जा रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। टिस्जा पार्टी ने 199 सीटों वाली संसद में 141 सीटें जीतकर संवैधानिक बहुमत प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, पीटर मैग्यार बन गए हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए क्यू मणिवन्नन ये आपके सामने फोटो है। इनके पास यूके की स्थायी नागरिकता नहीं है, फिर भी चुनाव जीतने के कारण ये चर्चा में आ गए हैं। तमिलनाडु के मूल प्रवासी हैं जो हाल ही में स्कॉटलैंड के जो संसद है वहां के सदस्य चुने गए हैं। इन्होंने स्कॉटिश ग्रीन्स पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए, तो इसलिए ये चर्चा में रहे। तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध कहाँ से है, तो तमिलनाडु से है। आगे देखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान, 2 चीते खुले जंगल में छोड़े गए हैं।
जिसमें चर्चा में क्यों आए, बोत्सवाना से लाए गए 2 चीते खुले जंगल में छोड़े गए, जिसके कारण ये चर्चा में आया। इसकी स्थापना 1981 में हुई है, इस राष्ट्रीय नेशनल पार्क की स्थापना, जिसको हम कुनो नेशनल पार्क बोल रहे हैं। और इसको कुनो नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो 2018 में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, पहले ये अभ्यारण्य था और इसको अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। श्योरपुर और मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। चीता का आगमन कब हुआ, तो 17 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को यहाँ छोड़ा गया था। करीब 3.5 साल बाद कुनो में चीता पुनर्स्थापित परियोजना की शुरुआत की गई है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार कुनो में चीतों की संख्या बढ़कर 57 हो चुकी है और यह एक सफल प्रजनन केंद्र बन गया है। यहाँ पर चीतों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। तो याद रखिएगा कि 2 और चीते यहाँ पर छोड़े गए। आगे देखिए, भारत में डेटा सेंटर, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार में डेटा सेंटर अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत में डेटा सेंटर क्षमता वृद्धि में मुंबई 44% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। तो सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर बनाने के लिए कहाँ पर किसको चुना गया है, तो ये मुंबई को चुना गया। दूसरे स्थान पर चेन्नई आता है, तीसरे स्थान पर दिल्ली, कोलकाता और फिर हैदराबाद, ये याद रखिएगा। अंतिम न्यूज़ आज की देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 प्रत्येक वर्ष ये 12 मई को मनाया जाता है। 2026 की जो थीम है वो है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। ये इस बार की थीम रही है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो स्वस्थ सेवा में नर्सों के निस्वार्थ योगदान को सम्मानित करता है। इस प्रकार ये आज 13 तारीख की सारी न्यूज़ हमने कवर की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये कुछ बुक्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, और साथ में आपको छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण की बुक आपके नज़दीकी बुक शॉप में मिल जाएगी। अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं प्रतिदिन, तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और या तो हमारे वेबसाइट के लिंक से जुड़ सकते हैं और वहां जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये PDF। तो मैं रोज का PDF भी वहां पर डलवा दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाहते हैं तो केवल आप पढ़ते जाइए, लास्ट में मंथ के एंड में उससे कम पैसे में आपको क्या मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी, जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायी होगी। और उस बुक में और चीज़ों को समराइज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर्स है तो इसमें कुछ ज़्यादा न्यूज़ आ जाती है। जैसे ही ये मंथली न्यूज़ में कन्वर्ट होगी तो इसमें थोड़ी सी आपको संख्या कम देखने को मिलेगी। साथ में केवल जरूरी चीज़ों को ही रखा जाएगा और हो सकता है कि उस समय तक कुछ और न्यूज़ भी इसमें ऐड कर दी जाएं। तो ध्यान रखिएगा कि आप डेली मुझसे जुड़ पाएं। रोज़ मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।